हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएस मैम। मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास में लेकर एक नया चैप्टर विच इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 11th का स्कॉलर्स बैच वेलकम यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की कंप्लीट बायोलॉजी, वो भी वन वन शॉर्ट्स के अंदर। हम लोगों ने 4 चैप्टर्स ऑफ यूनिट 1 कर लिया। यूनिट 2 का एक चैप्टर विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोगों ने पिछली क्लास में फिनिश कर लिया। आई होप आप लोगों को वो चैप्टर समझ में आ गया होगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और डीपीपी भी आप लोगों से सॉल्व हो गई होगी। नहीं हुई होगी तो मेरे वीडियो सॉल्यूशंस भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर विच इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इस एनाटॉमी शब्द का मतलब क्या है? देखिए, जब मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रही थी तो मैं पेड़ के एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी कर रही थी। इस चैप्टर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट या कोई भी एनिमल या इवन ह्यूमंस, हम उसको एनाटॉमी कहते हैं। आप लोग जब एमबीबीएस में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में ही सबसे पहले आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टॉपर्स होते हैं लेकिन एनाटॉमी में सबकी लग जाती है, सब सब परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ध्यान रखना है। अभी तो बहुत इजी है, आगे जाके थोड़ी डिफिकल्ट होगी लेकिन बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करने वाले। तो हम एंजियोस्पर्म्स के इंटरनल कैरेक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो याद है मैंने आप लोगों को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के कई सारे वेरिएशंस मॉर्फोलॉजी में बताए थे। जैसे कि डाइकॉट के अंदर सीड में 2 कॉटलेडन होंगे, मोनोकॉट में एक। उसके कॉटलेडन को हम स्क्यूटेलम कहेंगे। यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, डाइकॉट के सीड्स में नहीं होगा। या फिर अगर मैं लीव्स की बात करूं तो डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन है, मोनोकॉट्स के अंदर आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ऐसी कई सारी चीजें आप लोगों ने देखी थी। यहाँ पर भी ऐसा देखा गया कि जब मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो भी काफी सारी वेरिएशंस। तो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म के डाइकॉट्स हो या फिर एंजियोस्पर्म के मोनोकॉट्स हो, हम इन सब के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। मैंने जब पढ़ा था तो भी बहुत मजा आया था और पढ़ाती हूँ तो भी शायद सबसे ज्यादा मजा मुझे इसी चैप्टर में आता है। ठीक है, शुरू करें। चलिए, मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, देखते हैं आप लोगों को कितना पसंद आता है कि नहीं आता। देखिए, अगर मैं पिछले साल तक की बात करूं तो इस चैप्टर में हमें काफी कुछ पढ़ना पड़ता था, काफी डिटेल में। लेकिन सिंस इस बार सीबीएसई ने एनसीईआरटी के अंदर काफी बड़े बड़े अमेंडमेंट्स, काफी बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर का मेजर पोर्शन को हटा दिया गया है और बहुत ही थोड़ा सा ये चैप्टर अब हम लोगों को पढ़ना है। चलिए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये शब्द पढ़ें उससे पहले मुझे कुछ शब्दों के मतलब डिस्कस करती हूँ। एक शब्द है सेल। सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। हम किसी भी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट अ सेल, ऐसा हम बोलते हैं, बिल्कुल। एक और शब्द है जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, टिश्यू की अगर कोई मुझसे डेफिनेशन बोले तो मैं टिश्यू की डेफिनेशन बताऊंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं? ये या तो इनका कोई सिमिलर सा शेप हो सकता है, सिमिलर सी इनकी शेप हो सकती है, या फिर इनका कॉमन फंक्शन हो सकता है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इनका कॉमन ओरिजिन होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या बोल रही हूं मैं? सेल्स और टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसकी सिमिलर सी शेप होती है, जिसके कॉमन फंक्शन होते हैं और इनका ओरिजिन सेम होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है। जैसे कि मैंने आपको हमारी बॉडी में बताया था एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो अगर मैंने किसी एक टिश्यू का नाम लिया है तो उस टिश्यू की जितनी भी सेल है, लेट्स से सपोज वो मीजोडर्मल ओरिजिनेटेड है,
सारी की सारी वही ओरिजिनेटेड होंगी। या फिर अगर मैं बात करूं आपके ब्रेन की, तो वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। तो उसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं उन सब का ओरिजिन एक्टोडर्म से हुआ होगा। कॉमन ओरिजिन फिक्स है, चाहे शेप सेम हो या अलग हो। फंक्शन सेम हो सकते हैं या हो सकता है थोड़े थोड़े अलग फंक्शन हो, लेकिन ओरिजिन तो सेम होगा ही होगा। अब टिश्यू के बाद में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है विच इज ऑर्गन, है ना। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइन कर जाते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। मैं एक नाम और पढ़ाती हूँ, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब टिश्यू सिस्टम क्या है? देखो, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अगर मैं टिश्यू सिस्टम की बात करूं तो इसमें दो अलग अलग टाइप की सेल्स एक दूसरे से लिंक्ड होंगी और वो कोई कॉमन या रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रही हों। क्या होता है टिश्यू सिस्टम, जरा समझिए। तो टिश्यू सिस्टम में आपको टिश्यूज देखने को मिलेंगे जिनके अंदर कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी और वो सेल्स कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। अगर मैं पेड़ों की बात करूं, स्टूडेंट्स प्लांट्स के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो ध्यान से सुनिए। प्लांट्स में अलग अलग तरीके के टिश्यू सिस्टम हो सकते हैं। हम देखने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। हम टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम अभी देखने वाले हैं। ये टिश्यू सिस्टम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट हुए हैं, जरा सबसे पहले तो हम इसे समझते हैं। टिश्यू सिस्टम का वेरिएशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस तो है लोकेशन, कि ये कहां पर मौजूद है। दूसरा, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। और तीसरा, इनका फंक्शन। लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम का क्या बेसिस है कि उसकी लोकेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। हम टिश्यू सिस्टम में तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं, जिसमें से एक का नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एक का नाम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा आ गया अपना वैस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये तीन हमारे टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम होने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? टिश्यू सिस्टम तीन तरीके का हो सकता है। बेसिस है सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो उसकी लोकेशन क्या है। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। और तीसरा, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको हम ईटीएस कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जीटीएस, और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम वीटीएस हो जाएगा। हम लोग एक एक करके इन सारे टिश्यू सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं। इनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, उनकी क्या क्या फंक्शंस हो सकती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो हम मतलब समझते हैं। एपी वर्ड जहां भी आएगा मतलब ऊपर, हाइपो वर्ड मतलब नीचे, मीजो या मेटा वर्ड मतलब बीच में। तो एपिडर्मल पूरे प्लांट की जो भी कवरिंग है उसका फॉर्मेशन ये टिश्यू सिस्टम करता है। प्लांट का जो भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो भी फाइनल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की होगी। अगर मैं हमारी बॉडी की बात करूं तो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है, ये हमारी एपिडर्मिस या एपिडर्मल सिस्टम टिश्यूज का पार्ट होती है। या फिर अगर मैंने जैसे बकल कैविटी की बात करी, तो जो बकल कैविटी की लाइनिंग है, जो आपके स्टमक की लाइनिंग है, यानी कि
ऐसा टिश्यू सिस्टम जो कि इन्वायरमेंट को फेस कर रहा हो, हम उसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। पेड़ों में वही जो भी, चाहे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, सबकी आउटर मोस्ट लेयर्स एपिडर्मिस की बनी होती हैं या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की है। तुम्हारी बॉडी में स्किन या तुम्हारे हेयर्स या फिर बकल कैविटी की लाइनिंग या फिर स्टमक की पूरी लाइनिंग या फिर यूरिथ्रल ओपनिंग की तरफ या फिर वेजाइनल ओपनिंग की तरफ या फिर एनल ओपनिंग्स की तरफ, ये हर जगह आपको जो टिश्यूज देखने को मिलेंगे वो एपिडर्मिस कहलाएंगे। तो क्या मैं इसमें ऐसा बोलूं, दे फॉर्म्स कवरिंग ऑफ द बॉडी, कवरिंग ऑफ द बॉडी, पहली चीज। दूसरा, चलिए हम इसका फंक्शन देखते हैं और ये क्या करता है। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये बॉडी की कवरिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोलूं, इट इज फॉर्म्ड ऑफ आउटर मोस्ट सेल्स, outermost cells of any organ। रूट स्टेम लीफ कुछ भी हो, उसकी आउटर मोस्ट लेयर इसी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बनी हुई होगी। और एपिडर्मिस जब भी आ जाए, आउटर मोस्ट लेयर जब भी आ जाए, फंक्शन है उसका क्या, प्रोटेक्शन। तो इसका फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। क्या मैं ऐसे बोल देती हूँ, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव, प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द प्लांट। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या मुझे देखने को मिलेगा। यानी कि मैं ऐसे बोल दूं, कंपोनेंट्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज, क्या क्या कंपोनेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो सबसे पहली सेल आती है उनका नाम है एपिडर्मिस। सबसे पहले तो एपिडर्मिस आएगी। ये क्या है अभी समझ में आएगा, एक एक करके हम इन सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। दूसरे नंबर पर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे स्टोमेटा। अगर मैं पेड़ों की बात करूं, स्टोमेटा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, गैशियस एक्सचेंज करता है, लीव्स पे प्रेजेंट होता है, वो भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट बन जाएगा। और तीसरी चीज आती है एपिडर्मल, एपिडर्मल एपेंडेजेस। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली में पूरे एपिडर्मिस से निकलने वाले कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम एपिडर्मल एपेंडेजेस कहते हैं। इसमें हम दो स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, एक का नाम होगा रूट हेयर्स और एक का नाम होगा ट्राइकोम्स। रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम इसको सबको आसानी से समझेंगे, आप लोगों को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं शुरू करने वाली हूं एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस ये क्या है, हम इसको समझते हैं। चलिए डन। देखिए, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, इन सब में क्या देखा गया कि जैसे ही आप इसकी सेल्स को देखेंगे, जैसे इमेजिन करो कि एक रूट थी, ये एक रूट थी, मैंने इस रूट को काटा और काट के मैं इसके स्ट्रक्चर को देख रही हूँ कि मुझे क्या देखने को मिल रहा है। तो मुझे सबसे बाहर ये देखने को मिला कि चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, एक ही टाइप की सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसे सपोज ये है स्टेम का पोर्शन है, इसे काटा और काट के मैंने देखा तो मुझे पता चला कि इसके चारों लेयर्स पर एक ही टाइप की सेल्स मौजूद होंगी। चलिए वो क्या है, वो एपिडर्मिस की सेल्स हैं। इन सेल्स की क्या खास बात है कि ये कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट सेल्स होती हैं, यानी कि कॉम्पैक्टली पैक्ड ये सेल्स होंगी।
इलोंगेटेड शेप है, लंबी लंबी सी ये होती हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। ठीक है, इतनी बातें देखी। चलो मैं आपको इसको साथ के साथ में ड्रॉ करके बताती जाती हूँ। देखिए, इलोंगेटेड सेल्स हैं, इस तरीके की सेल्स होती, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है, ये लीजिए, इस तरीके की ये सेल्स। एक शब्द एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूं, बैरल शेप्ड यूजुअली ये होती हैं, बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल पता है क्या होता है? घर पे देखा होगा, जिसके अंदर तेल या पानी वगैरह स्टोर करके रखते हैं, इस तरीके की टंकी जैसी होती है, बस वैसी ही है, मैंने बस ऐसे की जगह ऐसे कर दी है। तो बैरल शेप्ड ये होती हैं। अब इसमें दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर बीच में काफी बड़ा सा वैक्यूल मौजूद हो। ये कौन है? वैक्यूल मौजूद है इसमें। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, अगर वैक्यूल इतना सारा है तो बेचारा साइटोप्लाज्म तो साइड में ही फंसा रह गया। देखिए, साइटोप्लाज्म में देखते हैं, यहां पर बस इतने से ही पोर्शन में आपका साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो इसीलिए थिन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलने वाला है। थिन या लेस अमाउंट ऑफ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लेस अमाउंट ऑफ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब और एक चीज क्या देखी गई कि इसके चारों तरफ एक थिक क्यूटिकल की लेयर होती है। एपिडर्मिस की सेल्स जो कि एनवायरनमेंट को फेस कर रही हैं, उस जगह पर जिस जगह से ये एनवायरनमेंट को फेस कर रही हैं, वहां पर थिक क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है। ये आ गया क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है बेटा? क्यूटिकल ना वैक्सी सब्सटेंस होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करता है। क्या काम करता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का। देखो, इमेजिन करो कि एक पेड़ की पत्ती है और उस पे तुमने मोमबत्ती घिस दी, तो उसके ऊपर एक कैसे चिपचिपी, चिपचिपी तो नहीं, मैं कहूंगी चिकनी सी लेयर बन जाएगी वैक्स की। इमेजिन करो कि नेचर ने वो मोमबत्ती की लेयर ऑलरेडी उस पर घिसके दी है और उसी को हम क्यूटिकल कहते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा थिक क्यूटिकल लेयर। ये जो क्यूटिकल लेयर है ना, वैक्स आ गया, वैक्स मतलब लिपिड, और लिपिड वाटर से दूर भागता है, इसीलिए ये क्या करती है? इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। वो प्लांट्स जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं ना, उनके अंदर तो क्यूटिकल बहुत ही ज्यादा मोटी थिक होती है, और वो प्लांट जो एक्वेटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, वहां पर ये कंपैरेटिवली, ये समझ लो कि ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। लेकिन पेड़ कहीं का भी हो, रूट्स में हमेशा क्यूटिकल एब्सेंट रहेगी। क्यूटिकल ऑलवेज एब्सेंट इन रूट्स। ठीक है, रूट्स के अंदर क्यूटिकल हमेशा एब्सेंट रहेगी, और ये हमने एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया। क्या क्या देखा? कॉम्पैक्ट सेल्स हैं, एलोंगेटेड शेप है या बैरल शेप्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होगा, फिर जो साइटोप्लाज्म है उसकी क्वांटिटी बहुत कम और सिर्फ कोने कोने पे मौजूद होगा, बहुत ही थिक क्यूटिकल सी लेयर होगी, और क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट होती है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और मैं दूसरी चीज आपको समझाती हूँ। वापस से हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए,
ये मेरी वही एपिडर्मिस की सेल्स हैं। ओके, हमें बीच बीच में कैविटीज देखने को मिलती हैं और उस कैविटी में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टोमेटा। क्या नाम है? स्टोमेटा। अब हम लोग स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं या स्टोमेटा के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस हमने पहली देखी, अब हम दूसरी चीज देखते हैं विच इज स्टोमेटा। ओके, अब ये क्या है? स्टोमेटा बेसिकली दो चार चीजों से बना हुआ है। कैसे कैसे मैं समझाती हूँ। पत्तियों पर मौजूद एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि गैसेस का एक्सचेंज करे, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा क्या हो गया? स्ट्रक्चर फाउंड ऑन लीव्स, फाउंड ऑन लीव्स, इट हेल्प्स इन gaseous एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। और साथ के साथ में गैसेस का तो ये एक्सचेंज करता ही है, वाटर का लॉस भी कराता है, वाटर को इवेपोरेट कराता है, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन या ऑल्सो प्लेज रोल इन ट्रांसपिरेशन, ऑल्सो प्लेज रोल इन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, अब हम इसके स्ट्रक्चर को वापस से डिटेल में समझते हैं। देखिए, मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रही हूं, जरा आप भी देखें। ये जो मैंने किडनी शेप सेल्स बनाई हैं, इन सेल्स को हम गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन सेल्स को? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल क्यों? क्योंकि ये ही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। क्या गार्ड कर रही हैं? दे रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने वाला स्ट्रक्चर गार्ड सेल कहलाता है। ये जो बीच में ओपनिंग या छेद है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर हम इसका नाम रखते हैं। अब आगे देखिए, ये जो गार्ड सेल है, इसी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। इसकी अंदर वाली सेल्स थिक होती हैं। ये जो सेल है, इसकी लाइनिंग थिक लाइनिंग हो। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं? कि ये जो गार्ड सेल की इनर सेल है, ये इनर लाइनिंग जो है, ये थिक होती। ये बात क्लियर हो रही है कि इसकी इनर लाइनिंग थिक होगी। इस तरीके से आउटर लाइनिंग थिन होती है, नॉर्मल होती है, उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन अंदर वाली थिक होगी। ये बात पहली दिमाग में बैठाएं। दूसरी चीज, ये जो गार्ड सेल है, इन गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल मौजूद होगा ही होगा, फिक्स है। क्या बात बोली मैंने? अच्छा, पहली बात तो ये लिख लो, थिकेंड इनर वॉल्स। अब दूसरी बात करते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, होगा ही होगा, फिक्स है ये बात कि इनकी इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट विल बी प्रेजेंट। ये क्लोरोप्लास्ट ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट।
क्या ये सारी बातें क्लियर हुई? मैंने क्या-क्या बोला? स्टोमेटल अपर्चर, उसको गार्ड करने वाला गार्ड सेल। स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल गार्ड सेल करता है अपने अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट की मदद से। जब भी स्टोमेटास क्लोज होते हैं तो ये गार्ड सेल ऐसे पिचक जाता है। कैसे? कुछ इस तरीके से। ये है क्लोज्ड स्टोमेटा, क्लोज्ड स्टोमेटा। और जो मैंने यहां पर बनाया ये ओपन स्टोमेटास हैं, जिसमें इस तरीके से ओपनिंग होगी और फिर यहां से वाटर का लॉस होगा और गैसेस का एक्सचेंज होगा। ओपन स्टोमेटा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई क्लोज स्टोमेटास एंड ओपन स्टोमेटास। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन स्टोमेटल इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ कुछ और स्पेशलाइज्ड सेल्स हमें देखने को मिल सकती। इन सेल्स का नाम है सब्सिडरी सेल्स। क्या नाम है? सब्सिडरी सेल्स इन सेल्स का नाम होता है। और ध्यान से सुनिए मेरी बात, स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल्स, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। क्या नाम देते हैं? स्टोमेटल एपरेटस। क्या क्या बोला मैंने, जरा सुनो। स्टोमेटा का अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल्स, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ये सब स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है और ये सब मिलके स्टोमेटा की ओपनिंग कराएंगे ताकि CO2 अंदर और ऑक्सीजन बाहर जाए और ट्रांसपिरेशन कराएंगे, वाटर को वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट करवाएंगे। ये हो गया हमारा स्टोमेटा। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला, एपिडर्मिस होता है, पढ़ लिया, स्टोमेटा होता है, पढ़ लिया। अब हम एपिडर्मल एपेंडेजेस की बात करें, पर चलो एक सेकेंड पहले एनसीईआरटी का हम एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए जरा, ये मैंने गार्ड सेल बनाई, इसकी इनर वॉल इतनी थिक है, ठीक है, और यहां पर ऐसे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। गार्ड सेल, इसके अंदर ये स्टोमेटल पोर हो गया। इसके चारों तरफ ये सब्सिडरी सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होती हैं। यहां पर हम ये बात लिख भी देते हैं, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। और ये क्या करती हैं? ये गार्ड सेल की हेल्प करती हैं इस पूरे काम को परफॉर्म करने में। अब हम आगे बात करते हैं। अगर मैं डाइकॉट्स की बात करूं तो डाइकॉट्स के अंदर किडनी शेप्ड, मैं क्या कह रही हूं कि मैं गार्ड सेल को डिस्कस कर रही हूं आप लोगों से। अगर मैं डाइकॉट्स की बात करूं तो उसके अंदर मुझे किडनी शेप्ड गार्ड सेल देखने को मिलेगी। अगर मैं मोनोकॉट्स की बात करूं तो मुझे डम्बल शेप गार्ड सेल्स देखने को मिलेंगे। डंबल्स नहीं देखे, वो जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, इस तरीके के डंबल्स को उठाते हैं वो, तो इसी तरीके की सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। देखिए यहां से मोटी, ये ऐसे बीच से पतली। आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वहां पर उन्होंने मोनोकॉट्स की जगह शब्द लिखा हुआ है ग्रासेस, एंड ग्रासेस इज नथिंग बट अ मोनोकॉट। तो उसके अंदर आपको डंबल शेप गार्ड सेल्स देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपिडर्मल एपेंडेजेस, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी रूट हेयर्स के बारे में। किसके बारे में? रूट हेयर्स के बारे में।
अब देखिए क्या हुआ, ये रूट्स की एपिडर्मिस है सपोज, इस तरीके से, इन्हीं में कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है और उसी को हम रूट हेयर का नाम देते हैं। तो देखो एक सेल से निकला हुआ है, यूनी सेल्यूलर एक्सटेंशन, इसमें कोई ब्रांचिंग मौजूद नहीं होती है, अनब्रांच्ड। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, एक तो ये एपेंडेज हो गया। अब दूसरा बताती हूं, उसका नाम है ट्राइकोम्स। क्या नाम है, ट्राइकोम्स। तो अब हम ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइकोम्स को बहुत सिंपल भाषा में हम स्टेम हेयर्स भी बोल देते हैं। होता क्या है, ये देखिए, ये स्टेम का एपिडर्मिस, इसमें से एक स्ट्रक्चर निकला, लेकिन यहां पर कई सारी सेल्स मौजूद हैं। तो इसीलिए इसीलिए ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक और बना के बताती हूं, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ब्रांचिंग हो या नहीं भी हो, तो इट कुड बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक है, हो सकता है ये सॉफ्ट हो या हो सकता है ये स्टिफ हो, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। इनका मेजर फंक्शन है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, दे प्रिवेंट वाटर लॉस एंड दे कैन बी सेक्रीटरी ऑल्सो। सेक्रीटरी शब्द का मतलब है कि हो सकता है कि किसी ना किसी चीज का सेक्रीशन कर रहे हो या उसका सिंथेसिस कर रहे हो, जबकि रूट हेयर्स का सिर्फ एक ही काम है, रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को इंक्रीज करना। कैसे करता है, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाकर वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं रूट हेयर्स, जबकि ट्राइकोम स्टेम हेयर्स वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं और सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये यूनिसेल्यूलर होंगे, ये मल्टी सेल्यूलर, ये अनब्रांच्ड होंगे, ये ब्रांच और अनब्रांच्ड कैसे भी हो सकते हैं, ये सॉफ्ट और स्टिफ भी कैसे भी हो सकते हैं। और हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को समझ लिया। प्लीज हैव अ लुक एट दिस, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, जरा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर हम इन्वॉल्व करते हैं दो चीजों को, एक है जाइलम और एक है फ्लोअम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोअम। जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसको तो हम कहते हैं जाइलम। और अगर कंडक्शन ऑफ फूड हो जाए तो वो काम फ्लोअम का होगा। जाइलम रूट से खाना लीव्स तक पहुंचाता है, यूनिडायरेक्शनल काम करता है, हमेशा इधर से ऊपर ही लेके जाएगा, ऊपर से नीचे कभी नहीं लेके जाएगा। फ्लोअम यूजुअली तो पत्तियों से रूट्स और स्टेम में खाना लाता है, लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है, ऑटम आता है और पेड़ों की पत्तियां नहीं होती, तब रूट से स्टोर्ड फूड पेड़ों को जाके बाकी जगहों पे मिलता है। इसीलिए फ्लोअम बाई डायरेक्शनल है, लेकिन जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है।
अब बाकी सारी डिटेल्स मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। एक चैप्टर आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, उसके अंदर ये पढ़ा जाता है। अभी मुझे आपसे बस ये बताना है कि कितने टाइप के जाइलम, फ्लोएम या कितने टाइप का वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो सकता है। तो हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को 2 अलग-अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को आई क्लासिफाई किसके बेसिस पे? मेरा बेसिस है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर। अब आप पूछेंगे कि ये कैम्बियम क्या होता है? देखिए समझिए, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों तो परमानेंट टिश्यूज हैं। क्या है ये दोनों? क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो यानी कि ये तो ग्रोथ नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी इनके बीच में एक मेरिस्टेम की लेयर मौजूद होती है जो कि डिवीजन करती है और जाइलम और फ्लोएम के नंबर को बढ़ाती है। उसी को हम कैम्बियम कहते हैं। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये हो सकता है कि कुछ पेड़ों में देखा गया कि कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, और कभी कभी देखा गया कि कैम्बियम एब्सेंट है। तो जिन पेड़ों में कैम्बियम प्रेजेंट है वो पेड़ सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है? पहले इनिशियली जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हो गया, पूरा प्लांट परमानेंट हो गया, और उसके बाद वापस से कुछ सेल्स मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो वापस से ग्रोथ करने की कोशिश करती हैं। हम उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी। तो क्या ये प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये सेकेंडरी ग्रोथ करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम इनको कहेंगे क्लोज्ड वैस्कुलर टिश्यूज। और अगर ये सेकेंडरी ग्रोथ करने को तैयार हैं, कैम्बियम प्रेजेंट है, तो हम इनको ओपन वैस्कुलर टिश्यूज। क्लोज्ड और ओपन वैस्कुलर टिश्यू, ये वैस्कुलर बंडल समझ में आए। अब देखिए, डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में तो ओपन वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए जिम्नोस्पर्म्स एक, और दूसरा डाइकॉट। और यहां पर एग्जाम्पल हो गया मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, एक बार में जो ग्रोथ हो गई हो गई। ये हमने देखा। चलिए मैं अब ओपन वैस्कुलर टिश्यू का और क्लोज्ड वैस्कुलर टिश्यू का एक डायग्राम बनाती हूँ। सपोज मैंने बनाया ये, अब ये क्या है देखिए, सपोज दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम हमने देखा। अब अगर इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाए, ये लीजिए, तब हम इसको कहेंगे ये है कैम्बियम। यहां पर कैम्बियम प्रेजेंट है, इसीलिए ओपन वैस्कुलर टिश्यू, और यहां पर एब्सेंट है, इसीलिए क्लोज्ड वैस्कुलर टिश्यू।
सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को क्लासिफाई किया। अब मैं दूसरी चीज बताती हूँ, जरा समझो। वापस से मैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को क्लासिफाई करने वाली हूं, लेकिन इस बार मेरा बेसिस बदलने वाला है। इस बार मेरा बेसिस कुछ और होगा, और मेरा इस बार फंडा ये रहेगा कि क्लासिफिकेशन करो, बेसिस होगा पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, इनकी पोजीशन के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। जरा देखते हैं किस तरीके का क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जरा देखिए इस बात को। चलिए, सबसे पहले तो आया आपका पहली कंडीशन, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सपोज मैं बना रही हूं एक वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से ये मौजूद है। अब देखो, सपोज सपोज ये रहा जाइलम, ये जो मैं बनाती जा रही हूं, ये मेरा जाइलम मौजूद है। ठीक है, जाइलम 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 जाइलम, और जो फ्लोएम है वो यहां पर मौजूद, ये रहा। ये आ गया फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियस पर मौजूद हों, ये क्या हुआ है? एक मिनट, पता नहीं, चलिए, इस स्लाइड पे मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है। चलो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम की हम बात करते हैं, तो ये रहा मेरा फ्लोएम। ये दोनों अलग अलग रेडियस पर मौजूद हैं। इस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम रेडियल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। आप इमेजिन करिए, ये रहा जाइलम, ये रहा जाइलम, और फ्लोएम इसी के साथ में मौजूद है। ये रहा फ्लोएम, फ्लोएम 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 फ्लोएम। अगर ऐसी कंडीशन है, तब हम ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, हम इनको कॉन्जॉइंट टिश्यू सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जॉइंट टिश्यू सिस्टम। तो रेडियल टिश्यू सिस्टम जब ये दोनों अलग अलग रेडियस पर मौजूद हैं, और कॉन्जॉइंट टिश्यू सिस्टम जब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ में मौजूद हो। अब जरा देखिए, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स। रूट्स के अंदर चाहे मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो, जिम्नोस्पर्म हो, सबकी रूट में रेडियल टिश्यू सिस्टम होता है। और स्टेम एंड लीव्स, चाहे जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट और मोनोकॉट कुछ भी हो, सबकी स्टेम और लीफ में कॉन्जॉइंट टिश्यू सिस्टम होता है। आर फॉर रेडियस, आर फॉर रूट, रूट में रेडियल टिश्यू सिस्टम, बाकी सब में कॉन्जॉइंट टिश्यू सिस्टम। और इन्हीं में ओपन टिश्यू सिस्टम आपको देखने को मिलता है डाइकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में, और क्लोज आपको देखने को मिलता है मोनोकॉट्स के अंदर। क्या ये बात क्लियर हुई? बस अब हम एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। हेयर इट इज। अब जरा इस बात को देखें। पहला, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम, अलग अलग हैं, इसीलिए रेडियल वैस्कुलर सिस्टम।
यहाँ पर ये दोनों साथ साथ में है, इसीलिए कॉन्जॉइंट। लेकिन यहाँ पर तो आपको कैम्बियम देखने को मिल रही है, तो कॉन्जॉइंट सी हो गया आपका कॉन्जॉइंट ओपन, और यहाँ पर कोई कैम्बियम नहीं है, इसीलिए कॉन्जॉइंट क्लोज्ड टिश्यू सिस्टम। और इसी के साथ देखो सिंपल सा था वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हम लोगों ने देख लिया। अब आया तीसरा विच इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। उसको समझना तो बहुत ही आसान है। हमारी बॉडी में एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, राइट? ठीक है, जिसके अंदर आपके बॉडी के सारे एक्सटर्नल चीजें आ गई। और दूसरा है आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आ गया। अगर आप एपिडर्मिस हटा दें और जाइलम और फ्लोएम हटा दें, तो जो भी बचा वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी कि ऐसे हम कर सकते हैं, एनीथिंग एक्सेप्ट anything except epidermal tissue system and vascular tissue system क्या हो जाएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का नाम आ जाएगा। हर चीज जो कि एपिडर्मल और ग्राउंड के और वेस्कुलर के अलावा है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? इसके अंदर पैरेनकाइमा की सेल्स आ सकती, पैरेनकाइमा की सेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर कॉलेनकाइमा की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। किसके अंदर? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। मैं अब आपको रूट स्टेम लीव्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगी और मैं वहां पे नए नए नाम लूंगी, जैसे कि कॉर्टेक्स इसी का पार्ट है, जैसे कि पेरीसाइकिल इसी का पार्ट हो जाएगी, जैसे कि हम नाम लेंगे पिथ, हम नाम लेंगे मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज, हम नाम लेंगे कंजक्टिव टिश्यूज। ये सब के सब इसी का पार्ट है। इवन कॉर्टेक्स तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक का नाम होता है हाइपोडर्मिस, एक का नाम होता है जनरल कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्मिस। ये सब भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे एपिडर्मिस का नाम नहीं लिया और यहाँ पर कहीं पे मैंने जाइलम और फ्लोएम का नाम नहीं लिया। उसको छोड़ के पूरे प्लांट में आपको जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होगा। एम आई क्लियर? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये तीनों ही हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं और अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टडी करने वाले हैं एक एक करके रूट स्टेम लीव्स को। देखो हम क्या करेंगे, हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया है, अब हम एक रूट लेंगे, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, स्टेम लेंगे, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड लीव्स लेंगे, लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी कई सारे वेरिएशंस हैं, तो इसीलिए हम पहले रूट्स में डाइकॉट रूट्स और मोनोकॉट रूट्स दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, एंड डाइकॉट लीव्स एंड मोनोकॉट लीव्स दोनों को कंपेयर करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। एम आई क्लियर? चलिए डाइकॉट रूट्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं। डाइकॉट की रूट्स में देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, कुछ भी हो, एक होगा एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट चीज एपिडर्मिस, और सबसे अंदर की चीज होगी पिथ। ठीक है, इमेजिन करो कोई एक रूट थी, उस रूट को, सपोज ये मेरी एक रूट है, मैंने इस रूट को काटा और काट के मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रही हूँ, तो सबसे बाहर मुझे जो देखने को मिलेगा उसको मैं बोलूंगी एपिडर्मिस, और सबसे अंदर जो मुझे देखने को मिलेगा उसको मैं बोलूंगी पिथ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे बाहर एपिडर्मिस,
और सबसे अंदर का जो पोर्शन होगा, एकदम इसके अंदर का जो पोर्शन होगा, वो कहलाएगा पित्त। ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, इस एपिडर्मिस के अंदर की जितनी भी सेल्स हैं, उन सारी सेल्स को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम उन सारी सेल्स को? कॉर्टेक्स। तो ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन का नाम आ जाएगा कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर, सपोज दिस लेयर, इसका नाम है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो सपोज ये जो मैंने व्हाइट कलर से बीच वाला सर्कल बनाया है, ये आपका एंडोडर्मिस है। अब इसके अंदर वाली जो जस्ट लेयर है, इसके अंदर वाली जो जस्ट लेयर है, इस लेयर का नाम होता है पेरीसाइकिल। इस लेयर का नाम है पेरीसाइकिल। ये हर जगह फिक्स्ड है, चाहे रूट्स हो स्टेम हो, सबके अंदर ये बात ठीक रहेगी। और यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे वैस्कुलर टिश्यूज। यहीं पर आपको नेक्स्ट चीज देखने को मिलेगी वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर बंडल। और सबसे बीच वाला पोर्शन कहलाएगा पित्त। ठीक है। ये तो मैंने एक बहुत ही रफ डायग्राम आप लोगों को बताया है। अब हम इसको काफी डिटेल में बनाने वाले हैं। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले मैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाती हूं, जिसका नाम है एपिडर्मिस। चलिए, ये मैंने बनानी शुरू करी एपिडर्मिस। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं, एपिडर्मिस में कॉम्पैक्ट सेल्स होंगी। इनमें से कुछ सेल्स में आपको रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो ये आ गया कौन? एपिडर्मिस। रूट्स की एपिडर्मिस को दूसरा नाम भी देते हैं एपीब्लेमा। एपिडर्मिस या एपीब्लेमा। ध्यान रखना कि यहां पर रूट की बात हो रही है, क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। और ये आ गए आपके यूनी सेल्यूलर रूट हेयर्स। यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। इसके जस्ट अंदर आपको देखने को मिलेंगी पैरेनकाइमेटस सेल्स का कॉर्टेक्स। तो सपोज ये आ गई मेरी पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है। इस तरीके से मैं इन सेल्स को बनाती जा रही हूं। ओके, ये लीजिए। अब इन सेल्स के बीच में ध्यान से देखो, मैं जगह छोड़ रही हूं ना? बिल्कुल, इनके बीच में स्पेसेस, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हमने यहां पर ऐसे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ड्रॉ किए। ये कौन आ गया? आपका जनरल कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स में मौजूद है कौन? पैरेनकाइमेटस सेल्स। देखिए, इन सारे वर्ड्स पे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक वर्ड पे, कि ये किसका बना हुआ है, क्या मौजूद है, ऐसी सारी चीजें। पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, इंटर
सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर की तरफ कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम है एंडोडर्मिस। ठीक है, बाकी चाहे पूरे कॉर्टेक्स की सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस मौजूद हो, एंडोडर्मिस की सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। इस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड सारी सेल्स होंगी। ये आ गई एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है ऑफ कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, पहली बात। नो इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसकी इनर वॉल्स इस तरीके से, और इसकी रेडियल वॉल्स मतलब साइड वाली वॉल्स, इन वॉल्स पर कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद होती है। मैं ऐसे बना देती हूँ। कैस्पेरियन स्ट्रिप बेसिकली क्या है? एक सब्सटेंस है जिसका नाम है सुबेरिन। ये सुबेरिन वाटर के मूवमेंट को रोक देता है, वाटर को आने जाने नहीं देता। अगर इस यहाँ पर किसी भी सेल को अंदर आना है तो वो वॉल्स और बीच में स्पेसेस से नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। तो क्या बात बोली मैंने यहाँ पर? कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर ही शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि हम सारी लेबलिंग इसी तरफ करते जा रहे हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। ये क्या करती है? ये किसकी बनी हुई है? मेड ऑफ सुबेरिन। कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सुबेरिन की ये बनी हुई है, और ये क्या काम करने वाली है? ये प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर, प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर। अब देखिए, बची हुई जो जगह है वहां पर नॉर्मल कंडीशन में जैसे ये बाकी सारी कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, इसी तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सारी ऐसे कॉर्टेक्स की सेल्स मौजूद। इमेजिन करो कि हमने एक पिज्जा की स्लाइस काट ली है, पूरा गोल पिज्जा है, पूरी गोल रूट है, उसकी एक स्लाइस निकाल के हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम अंदर की तरफ आते हैं और हमें क्या देखने को मिलेगा? एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर भी पैरेनकाइमेटस सेल्स की लेयर है। ये लीजिए, पैरेनकाइमेटस सेल्स की एक लेयर मौजूद है और उसका नाम है पेरीसाइकिल। क्या नाम है? पेरीसाइकिल उसका नाम है। याद करो, मैंने अभी जो आपको फ्लो चार्ट बनवाया उसमें मैंने पेरीसाइकिल का नाम मेंशन भी किया है। ये रही आपकी पेरीसाइकिल। डन? किसकी बनी हुई है ये? पैरेनकाइमेटस सेल्स की। एंडोडर्मिस के अंदर पैरेनकाइमेटस सेल्स की लेयर, नाम पड़ गया है पेरीसाइकिल। अब आपको देखने को मिलेंगे वैस्कुलर बंडल्स। क्या देखने को मिलेंगे? वैस्कुलर बंडल्स। सपोज दिस इज जाइलम, ये रहा जाइलम, ये आ गया जाइलम। और अब हम फ्लोएम बना देते हैं, ये रहा फ्लोएम।
ये आ गया फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम देखा, इन दोनों ने मिलाकर हमको दिया वैस्क्यूलर बंडल। क्या दिया? वैस्क्यूलर बंडल। कैसा वैस्क्यूलर बंडल? रेडियल। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग है और डाइकॉट है तो ओपन, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होगी। अब एक बारी जरा इसको देखें। हाँ जी, अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर जो बीच वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहां पर जो भी सेल्स होंगी उसको हम पिथ बोलेंगे। ये तो मेरा पिथ हो जाएगा। और अब देखो इधर, कौन सा कलर यूज कर सकते हैं हम? नया कलर निकालते हैं। नहीं, ग्रे कलर यूज कर लेते हैं। चलो, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स आ रही हैं, ये सेल्स जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, इन सेल्स को हम कंजक्टिव सेल्स कहते हैं या कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं। जो सेल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट हैं उसको हम कंजक्टिव टिश्यू का नाम देंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये तो आ गए आपके कौन? कंजक्टिव टिश्यूज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और ये आ गई आपका कौन? पिथ। और ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट को अगर आप अंदर से देखेंगे तो आपको उसकी, जो मैंने एक पिज्जा की स्लाइस है वो बना के दिखाई, एपिडर्मिस, सेंट्रल कॉर्टेक्स, उसकी इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, उसके जस्ट अंदर पेरीसाइकिल, फिर जाइलम एंड फ्लोएम, रेडियल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल्स हैं। कंजक्टिव टिश्यूज एंड पिथ, एनसीईआरटी के डायग्राम को हम समझते हैं। जरा यहाँ पे देखो, ये देखिए, ये आ गया एपिडर्मिस और इससे ऐसे यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स, ये बीच में कॉर्टेक्स की सेल्स हो गई। सबसे इनर मोस्ट सेल्स ये हैं एंडोडर्मिस, इसके जस्ट अंदर वाली सेल पेरीसाइकिल कहलाई जाएगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं बीच का पोर्शन, तो ये है पिथ, ये रेड कलर के जाइलम है और ये रहा फ्लोएम। अब एक और बात इसी में मुझे आपको समझानी है, विच इज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। कैसे समझेंगे जरा देखते हैं। देखिए जरा, अब देखो जरा, ये हमने सर्किल बनाया है, इसमें मैंने बोला कि ये सबसे पहला जाइलम बना। ठीक है, ये मेरा पहला बना हुआ जाइलम है। फिर क्या हुआ, इमेजिन करो यहां से जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहले जाइलम बना ये, नंबर 1 दे देते हैं इसको। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ये पहले नंबर वाला जाइलम तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और दूसरे नंबर वाला जाइलम इधर बनेगा। ऐसे बना के बता देती हूँ। ठीक है, अब वापस से देखो, सपोज पहले नंबर वाला और अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, दूसरे नंबर वाला ये रहा और ये रहा आपका तीसरे नंबर वाला जाइलम। ये लीजिए, यानी कि समझो ये था सबसे पहला बना हुआ जाइलम, इसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं।
एक बार में समझ लीजिए सब क्लियर हो जाएगा। और ये बाद में बने हुए जाइलम है, इनको हम मेटाजाइलम कहते हैं। ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से डेवलपमेंट होता है और प्रोटोजाइलम धीरे धीरे अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। क्या बोला मैंने कि प्रोटोजाइलम तो आपको सेंटर पर देखने को मिला और मेटाजाइलम आपको पेरीफेरी पर देखने को मिला। ठीक है, वापस से हम ऐसा कुछ बनाते हैं। एक कंडीशन क्या हो सकती है, समझिए। ये बना मेरा पहला जाइलम। ठीक है, फिर ये जाइलम यहां पर शिफ्ट हो, सपोज यहां, एक सेकेंड, ये लीजिए। अब ये रहा मेरा पहला जाइलम जो यहां शिफ्ट हुआ, और ये बाद में बने हुए दूसरे जाइलम है। ये रहा पहला, ये रहे दूसरे। फिर पहला वाला यहां तक पहुंचा दिया गया, ये रहे दूसरे वाले जाइलम। पहला, दूसरा, तीसरा और अंदर की तरफ बन रहा। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये है मेरा प्रोटोजाइलम और ये है मेरा मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम यहां पर पेरीफेरी पर मौजूद है और मेटाजाइलम सेंटर पर मौजूद। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर अगर प्रोटोजाइलम सेंटर पर है और मेटाजाइलम पेरीफेरी पर, हम इसको एंडार्क कंडीशन क्या कहते हैं, एंडार्क कंडीशन। और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, हम इसको एग्जार्क कंडीशन कहेंगे। देखो ऐसे याद करो, एंड अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम यहां पर सेंटर पर मौजूद है, एग्ज एग्जिट की तरफ, प्रोटोजाइलम यहां पर पेरीफेरी पर मौजूद है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, एग्जैक्ट कंडीशन आपको रूट्स में देखने को मिलती है, इट इज सीन इन रूट्स। और एंडार्क कंडीशन आपको स्टेम में देखने को मिलती है, सीन इन स्टेम। ठीक है, यहां पर बात करते हैं एग्जैक्ट कंडीशन की, मैं बात करती हूं। कैसे याद रखोगे, दो तरीके हैं, देखो एक चीज तुम्हें पता है, RDX, RDX है ना, वो एक्सप्लोसिव बॉम्ब। तो R रूट में एग्जैक्ट का X मौजूद, एक ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक क्या है, जब भी आप हॉस्पिटल में दवाइयां लिखेंगे पेशेंट्स को, तो आप ऐसे करके लिखेंगे RX। तो रूट्स के अंदर एग्जैक्ट कंडीशन होती है, रूट्स में एग्जैक्ट, बचा कौन, स्टेम, स्टेम में एंडार्क। यहां पर हम वापस से आते हैं, वैस्कुलर बंडल, रेडियल, ओपन और एग्जैक्ट। ये हो गई इसकी सारी कंडीशंस। अब देखिए यहां पर आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों वर्ड्स भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। और अब हम मोनोकॉट्स की रूट को पढ़ने वाले हैं। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की रूट ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ही फर्क है, जिसमें सबसे पहला फर्क है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में अगर मैं बात करूं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। अगर मैं डाइकॉट्स की बात करूं तो डाइकॉट्स की रूट में 2 to 4 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, 2 to 4 वैस्कुलर बंडल्स। लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर मोर देन 6
वैस्कुलर बंडल्स होंगे। इसीलिए हम इसको पॉली आर्क कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली आर्क कंडीशन, पहला डिफरेंस। दूसरा, इस यहां पर जो पिथ है वो स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस है, यानी कि आपको आसानी से नहीं विजिबल होती, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ। लेकिन यहां पर वेल डेवलप्ड पिथ आपको देखने को मिलेगी। बाकी सारी चीजें इन दोनों के अंदर एग्जैक्ट सेम है। तो चलिए मैं आपको यहां पर डाइकॉट्स की रूट समझा चुकी हूं। अब मैं मोनोकॉट्स की रूट आप लोगों को समझाने वाली हूं। इसी में पहले तो मैं सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा देती हूं। सोच समझ के हटानी पड़ेंगी। पिथ हम वापस से बनाएंगे, कॉर्टेक्स वगैरह नहीं बनाएंगे, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोगों ने लिख ली हैं। मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए एक्स्ट्रा चीजें बताने के लिए, तो मैं बस उसी पे फोकस करने वाली हूं। बाकी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मैं फोकस करूंगी इसके अंदर पाए जाने वाले पिथ और वैस्कुलर बंडल्स पे। ठीक है, देखिए डाइकॉट्स की रूट, मोनोकॉट की रूट है, तो यहां पर अगेन पेरीसाइकिल तो मौजूद होगा। मैं ऐसे सेल्स बना दूं, आसान हो जाती है बनाना। ठीक है, ये आ गई आपकी कौन, पेरीसाइकिल की स्ट्रक्चर। अब मैं बनाने वाली हूं जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने बोला मोर देन 6 होंगे। चलिए, एक जाइलम ये रहा, दूसरा जाइलम ये रहा, तीसरा जाइलम ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। अभी मैं 6 ही बना रही हूं, पर ऑब्वियसली इससे ज्यादा जाइलम भी मौजूद हो सकते हैं। ये आ गए आपके जाइलम। फ्लोएम की बात करते हैं, ये रहे फ्लोएम। अगेन वैस्कुलर बंडल्स रेडियल होंगे, एग्जैक्ट कंडीशन होगी, ये सारी बातें तो फिक्स हैं। फ्लोएम, हाँ चलो ये वाली बातें भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो हमने देख ही लिया, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक। उसके अलावा और क्या क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस? यहां पर होते हैं रेडियल, ओपन, एग्जार्क वैस्कुलर बंडल। यहां पर भी रेडियल, यहां पर भी एग्जार्क, लेकिन ओपन नहीं, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स हों। बस ये बात ध्यान रखनी है। चलो अब यहां पर देखें, तो इतना हो गया। अब देखो भैया, डाइकॉट का जब मैंने डायग्राम बनाया था, बेचारी पिथ कितनी सी बनाई थी, लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो ये पूरी जगह पिथ के लिए है। इसीलिए लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ आपको देखने को मिलने वाली है। कितना अच्छे से प्रॉपर हमने पिथ बना दिया, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ। क्लियर हुआ ये बात? बस यही इनके बीच का मेजर डिफरेंस है। ओके, उसके अलावा बाकी सारी चीजें वही हैं। देखो यहाँ पर बचे हुए और ये पेरीसाइकिल की सेल्स आ जाएंगी, कंजक्टिव टिश्यूज आ जाएंगे, वो सारी बातें एकदम वापस से वैसी ही हैं। लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ, जाइलम एंड फ्लोएम। इसका वैस्कुलर बंडल कैसा है? रेडियल, एग्जार्क, ओपन।
ये कौन आ गया? वैस्कुलर बंडल। ये हो गया मोनोकॉट का रूट। चलिए इसकी शक्ल हम देख लेते हैं। ये रहे रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सारी वही बातें हैं। ये रहा पेरीसाइकिल। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैस्कुलर बंडल्स। फ्लोएम कहाँ पे मौजूद है? दिस पोर्शन। ये रहे आपके फ्लोएम। फ्लोएम आ गया। और ये बीच का पोर्शन नैलोजी, पिथ आ गई। बीच का दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड पिथ। इतना क्लियर हुआ? ये है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट स्टेम। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट को स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। अगेन पहले हम डाइकॉट्स की स्टेम पढ़ेंगे, फिर हम मोनोकॉट्स की स्टेम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डाइकॉट की स्टेम आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले तो क्या होगा? एक आउटर मोस्ट एपिडर्मिस मौजूद होगी। ठीक है, ये हो गई आपकी एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। और सबसे अंदर बीच में मौजूद होगा कौन? पिथ। ये आ गया आपका पिथ। ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर का नाम होगा हाइपोडर्मिस। ठीक है, कौन आ गई एपिडर्मिस के जस्ट नीचे? हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है वो देखा गया कि कॉलिन काइमा की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कॉलिन काइमा। उसके अंदर आई जनरल कॉर्टेक्स। उसके अंदर कौन आया? इसका साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आया आपका जनरल कॉर्टेक्स। और ये जनरल कॉर्टेक्स बना हुआ है पैरेनकाइमेटस सेल्स का। वैसी पैरेनकाइमेटस सेल्स जिनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है। तो पैरेनकाइमा का ये बना हुआ है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट। उसके अंदर वाली लेयर हो गई हमारी एंडोडर्मिस। ये आ गई हमारी एंडोडर्मिस। जब मैंने आप लोगों को रूट्स की स्टेम पढ़ाई, रूट्स की स्टेम कह रही हूँ, जब मैंने आप लोगों को रूट्स की एनाटॉमी पढ़ाई, तो मैंने बोला कि उसकी एंडोडर्मिस की स्पेशल बात यह है कि वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद है। स्टेम की एंडोडर्मिस की बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर स्टार्च शीथ मौजूद है। इसका क्या मतलब है? इनकी सेल्स में स्टार्च का स्टोरेज हमें देखने को मिलता है। अब एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे कौन आती है? पेरीसाइकिल की लेयर आती है। तो अब यहां पर इसके अंदर आपको देखने को मिला कौन? पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के बीच में मौजूद होंगे जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब मैं बनाती हूं इनके वैस्कुलर बंडल्स। ये लीजिए। अगर मैं स्टेम की बात करूं, तो स्टेम में आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स हैं। कौन से बंडल्स हैं? कॉन्जॉइंट। अंदर की तरफ तो जाइलम मौजूद है और बाहर की तरफ फ्लोएम मौजूद है। तो ये आ गया आपका कौन? जाइलम। बाहर की तरफ आपका फ्लोएम। ये पूरा आपका वैस्कुलर बंडल। कैसे हैं ये वैस्कुलर बंडल्स? 3 बातें: कॉन्जॉइंट, डाइकॉट है तो ओपन कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और
स्टेम है एंडार्क कंडीशन। यहां पर देखिए ध्यान से, इस तरीके से कैम्बियम मौजूद होगा। ये आ गई हमारी कैम्बियम की लेयर, और ये मेरे डाइकॉट के स्टेम का एक बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए अब हम वापस से इसका वैसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा हमने रूट्स में बनाया था। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, ये रही मेरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपको स्टेम हेयर्स या ट्राइकोम्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये और ये मल्टी सेल्यूलर होंगे। तो ये आ गई एपिडर्मिस, इसके ऊपर मैंने देखे ट्राइकोम्स और स्टेम है तो क्यूटिकल की लेयर भी मौजूद होगी। ये लीजिए, क्यूटिकल की लेयर भी इसके चारों तरफ मौजूद है। ये आ गई मेरी कौन, क्यूटिकल। इसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस है। देखिए इसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस है, कॉलिन काइमा का बना हुआ है। तो अब हम कॉलिन काइमा का बना हुआ हाइपोडर्मिस बनाएंगे। तो ये आ गई मेरी हाइपोडर्मिस की लेयर। दिस इज हाइपोडर्मिस। ओके, किसका बना हुआ है हाइपोडर्मिस, कॉलिन काइमा का बना हुआ है। कॉलिन काइमा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका जनरल कॉर्टेक्स, जो कि पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ कॉर्टेक्स आ गया। इंटरसेल्यूलर स्पेस उसमें प्रेजेंट होगा। पेरीसाइकिल के बारे में अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या। ये आ गया आपका कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टेक्स। किसका है, पैरेनकाइमा का। इसके नीचे आया क्लेरेनकाइमा, इसके नीचे आया आपका जनरल, इसके नीचे आपका एंडोडर्मिस आया। तो ये लीजिए एंडोडर्मिस की सेल्स। दिस इज एंडोडर्मिस। आप एनसीईआरटी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे तो इस एंडोडर्मिस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि स्टार्च के ग्रैन्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स। अब उसके नीचे बात करते हैं पेरीसाइकिल। पर पेरीसाइकिल बनाने से पहले मैं जाइलम एंड फ्लोएम बनाऊंगी। सपोज दिस इज जाइलम, एक जाइलम यहां पे बनाया है मैंने, एक जाइलम मैं ये बना रही हूं, या एक मैं ये बना देती हूं और एक मैं ये बना देती हूं। ठीक है, और जाइलम के ऊपर मौजूद होगा आपका फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम फ्लोएम, ये आ गया जाइलम। और एंडार्क कंडीशन है, यानी कि यहां पर तो प्रोटोजाइलम, यहां पर मेटाजाइलम, यहां पर प्रोटोजाइलम, यहां पर मेटाजाइलम। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूं पेरीसाइकिल के बारे में। मैंने यहाँ पे आपको बोला ये रही पेरीसाइकिल, इसका बहुत ज्यादा डिटेल मैंने आपको नहीं दिया। देखिए
पेरीसाइकिल में पैरेनकाइमेटस सेल्स भी हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी हैं। कैसे? फ्लोएम के ऊपर की तरफ जो भी पेरीसाइकिल होगा, फ्लोएम के ऊपर की तरफ जो भी पेरीसाइकिल होगा, वहां पर आपको स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। फ्लोएम के ऊपर जितना भी पेरीसाइकिल, वो सब स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होगा। ये लीजिए, क्या बोल रही हूं मैं? स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल किसके ऊपर? फ्लोएम के ऊपर। एनसीईआरटी ने बोला है सेमी ल्यूनर पैचेस। ल्यूनर शब्द हम चांद के लिए यूज करते हैं, तो जैसे आधा सा चांद होता है, कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये लीजिए, स्टेम के अंदर सेमी ल्यूनर पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आ गई स्क्लेरेन काइमेटस पेरीसाइकिल। सेमी ल्यूनर पैचेस। और रिमेनिंग जो भी जगह है, वहां पर आपको पैरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल देखने को मिलेगा। ये पैरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल है। ये हो गया पैरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल। अब यही सेल्स और नीचे तक भी आती जाती हैं, वही पैरेनकाइमा की ही सेल्स हैं ये सारी, ऐसे यहां तक आती रहेंगी। ठीक है, और इन सेल्स को हम मेड्यूलरी रेस कहते हैं। क्या हो गई? पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स कहां पर? बिटवीन दो वैस्कुलर बंडल, बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल्स, हम उसको मेड्यूलरी रेस का नाम देते हैं। अगर मैं नीचे की तरफ देखूं, तो अब मुझे यहां पर जो सेल्स देखने को मिलेंगी, दे आर नथिंग बट पिथ। तो ऐसे हमको पिथ देखने को मिलने वाला है। ये आ गया पिथ, और ये बीच में अगेन मेरा वैस्कुलर बंडल। क्या? कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट, एंडार्क और ओपन। ओपन है मतलब वैस्कुलर कैम्बियम मौजूद होगा, और यहां पर आपको वैस्कुलर कैम्बियम देखने को मिलेगा। कौन से कलर से दिखेगा? इस कलर से शायद दिख जाएगा। ये लीजिए, इसके बीच में मौजूद कैम्बियम, और ये है डाइकॉट्स में पाई जाने वाली स्टेम। समझ में आया? सिंपल सा स्ट्रक्चर था। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉलेनकाइमा, कॉर्टेक्स, पेरीसाइक, पैरेनकाइमा, फिर एंडोडर्मिस, स्टार्च ग्रैन्यूल्स है, स्क्लेरेनकाइमा की पेरीसाइकिल और पैरेनकाइमा की पेरीसाइकिल, फिर आई मेड्यूलरी रेस, वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट, एंडार्क एंड ओपन, और अंदर की तरफ पिथ आ गया। अच्छे से वेल डेवलप्ड पिथ होता है। एनसीईआरटी का हम डायग्राम देख लेते हैं, ऑल्दो दोनों के दोनों डायग्राम्स हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं। देखिए, ये रहा एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स, ट्राइकोम्स, मल्टीसेल्यूलर, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, कुछ भी। उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस आ गई कॉलेनकाइमा की, उसके जस्ट नीचे पैरेनकाइमा की
जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस आया। एंडोडर्मिस में आपको स्टार्च ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। फिर पेरीसाइकिल आई। देखिए फ्लोएम के जस्ट ऊपर वाली जो पेरीसाइकिल है, फ्लोएम के जस्ट ऊपर वाली जो पेरीसाइकिल है, एक सेकेंड, फ्लोएम के इन लोगों ने बहुत, ये दिस पेरीसाइकिल, ये तो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है, ये पेरीसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा, और जो बीच में मैं पैचेस छोड़ रही हूं वहां पर पैरेनकाइमा मौजूद है। फिर आ गए आपके वैस्कुलर बंडल्स। देखिए दिस इज फ्लोएम, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, एंडार्क कंडीशन देखने को मिल रही है, और बीच में कैम्बियम मौजूद है। सबसे अंदर की तरफ पिथ आ गया। ये था डाइकॉट्स की स्टेम का स्ट्रक्चर। मोनोकॉट्स की स्टेम का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। बताऊं कैसे? चलिए बनाते हैं। ये मैंने बना दी एपिडर्मिस, ठीक है, तो ये आपकी आ गई आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। उसके अंदर कौन है? हाइपोडर्मिस, ठीक है। दूसरी लेयर हम बना देते हैं हाइपोडर्मिस की। ये आ गई मेरी हाइपोडर्मिस, ठीक है। अब देखो यहां पर हाइपोडर्मिस थी कॉलिनकाइमा की, यहां पर हाइपोडर्मिस होती है स्क्लेरेनकाइमा। किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। अब उसके अंदर बीच के पूरे हिस्से में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलेगा। ये बीच का पूरा हिस्सा, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। यहां पर रूट स्टेम, यहां पर एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल जैसा कुछ भी लेबल्ड नहीं है, सिंपली ग्राउंड टिश्यू। और अब उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे वैस्कुलर बंडल्स। ये लीजिए, आपको देखने को मिलेंगे वैस्कुलर बंडल। इस तरीके से इसके अंदर यू विल सी जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम जाइलम फ्लोएम, ठीक है। हो सकता है कि आपको बीच में एयर कैविटीज भी देखने को मिल जाएं। क्या बोल रही हूं मैं? हो सकता है आपको बीच में एयर कैविटीज भी देखने को मिल जाएं। ये हो गई कौन? एयर कैविटीज, ठीक है। ओके, एयर कैविटी, स्क्लेरेनकाइमा, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जनरली किसका बना हुआ होता है? पैरेनकाइमा का बना हुआ होता है। क्या यहाँ पर आपको पिथ देखने को मिल रही है? नहीं, हमें तो पिथ जैसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम बोलेंगे कि यहाँ पर पिथ एब्सेंट है। क्लियर हो गई? जाइलम एंड फ्लोएम, हो सकता है उसके चारों तरफ कवरिंग हो, उसको हम बंडल की कवरिंग को बंडल शीथ कहते हैं। बंडल शीथ हमें देखने को मिल सकती है। ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। देखिए जरा, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, और अब बीच में ये रहे वैस्कुलर बंडल। कैसे भी वैस्कुलर बंडल्स हो सकते हैं। वहां पर आपको फ्लोएम, जाइलम और ये बीच का पूरा ग्राउंड टिश्यू हो जाएगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ड्रॉ करके बता दिया। क्लियर हुई? चलिए
अब हम एक एक करके डाइकॉट्स की रूट पढ़ चुके, डाइकॉट की स्टेम पढ़ चुके, मोनोकॉट्स की रूट पढ़ चुके, मोनोकॉट्स की स्टेम पढ़ चुके, और अब हम पढ़ने वाले हैं लीव्स के बारे में। डाइकॉट की लीफ भी पढ़ेंगे, मोनोकॉट्स की लीफ भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ की, जिसको हम डाइकॉट लीफ भी कहते हैं। ये आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलती है। जरा समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं हमारी बात करूं तो पीछे वाला सरफेस डॉर्सल, आगे वाला वेंट्रल, ऐसे है तो ये डॉर्सल और ये वेंट्रल, इसको ऐसे कर दिया तो डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल सरफेस। इसको हमने क्या बोला समझो। सपोज ये सनलाइट और सन से रोशनी पड़ रही है पत्तियों पे। पत्तियों का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि एक सरफेस पे तो अच्छे से रोशनी आ गई और दूसरे सरफेस पे बहुत प्रॉपर लाइट नहीं आई, उसको हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहेंगे। हम इसमें कहेंगे एक सरफेस को ज्यादा लाइट मिली एज कंपेयर टू अदर। वन सरफेस रिसीव्स मोर लाइट देन अदर। वो सरफेस जो कि ऊपर की तरफ है, जिस पर ज्यादा सनलाइट पड़ती है, उसको हम अडैक्सियल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अडैक्सियल सरफेस। और जिस पर कम लाइट पड़ती है उसका नाम है अबैक्सियल सरफेस। ठीक है, चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले वही, पहले तो मैं एक मोटी सी क्यूटिकल की लेयर बना दूंगी। अब इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगी एपिडर्मल सेल्स। ये आ गई हमारी एपिडर्मिस की सेल्स। अब देखिए जरा ध्यान से, मैंने बोला कि वो सरफेस पे ज्यादा लाइट पड़ती है तो उस सरफेस का नाम क्या हो जाएगा? अडैक्सियल सरफेस। और नीचे वाले सरफेस पे जिस पे कम लाइट पड़ती है, अबैक्सियल सरफेस। ये है अडैक्सियल और ये है अबैक्सियल। डाइकॉट्स की लीव्स में दो स्पेशल बातें देखी गई जो कि मोनोकॉट्स में नहीं है। समझिए, सबसे पहली बात तो डाइकॉट्स में अडैक्सियल सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटास काफी कम होते हैं और अबैक्सियल सरफेस पे काफी ज्यादा होते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि डाइकॉट्स की अडैक्सियल सरफेस पर जीरो स्टोमेटास मौजूद हो। तो ये मैंने बना दिया स्टोमेटा। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा है अडैक्सियल और अबैक्सियल सरफेस, यहां क्या है? हम जब सनलाइट की बात करेंगे तो अडैक्सियल सरफेस को ज्यादा सनलाइट मिलेगी, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ स्टोमेटा की बात करूं तो अडैक्सियल सरफेस पर कम नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे अबैक्सियल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जरा दूसरी बात देखते हैं। ये देखा हमने अडैक्सियल और अबैक्सियल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट सबसे स्पेशल सेल्स होती हैं मीजोफिल सेल्स। कौन होती हैं? मीजोफिल सेल्स। एक्चुअली मीजोफिल सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, यानी कि क्लोरोफिल मौजूद होगा, यानी कि ये फोटो सिंथेटिक सेल्स हैं। ऐसा देखा गया कि डाइकॉट्स की डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में दो टाइप की मीजोफिल सेल्स होती हैं। एक को हम पैलिसेड कहते हैं और एक को हम स्पॉन्जी सेल्स कहते हैं। पैलिसेड पैरेन्काइमा या पैलिसेड मीजोफिल और दूसरी हो गई स्पॉन्जी मीजोफिल। ऐसा देखा गया कि अडैक्सियल सरफेस पर large, elongated, parallelly arranged palisade cells होती। ये हैं कौन? पैलिसेड सेल्स।
और ये उनके अंदर कई सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आ गई कौन, मेरी पैलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा हो गया। और दूसरी तरफ यहां पर स्पॉन्जी सेल्स है, देखो इनके बीच में ये लार्ज है, इलोंगेटेड है, पैरेलली अरेंज्ड है, ऐसी बातें भी लिखते जाते हैं, लार्ज, इलोंगेटेड, पैरेलली अरेंज्ड, और इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट। दूसरी तरफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, ऐसी सेल्स, इनके बीच में कई सारा इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इनमें भी क्लोरोफिल मौजूद होगा। ये राउंड स्पेरिकल सेल्स हैं विद लार्ज मीजोफिल एंड लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। कहां प्रेजेंट है, टुवर्ड्स अबैक्सियल सरफेस। अब बीच में आपको देखने को मिलेगा कौन, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो अगेन आपको देखने को मिलेगा कौन, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, मैं बना देती हूं जाइलम जाइलम जाइलम, ऐसे फ्लोएम बना दिया। अब यहां पर एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, वो इनको कवर करके रखती हैं। वैस्कुलर बंडल्स की कवरिंग प्रोवाइड करने वाली बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, ये आ गई हमारी बंडल शीथ सेल्स। और ये था कौन, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये कैसी थी, राउंड, स्पेरिकल, राउंड है, स्पेरिकल है, लार्ज इंटर सेल्यूलर स्पेस। बंडल शीट सेल्स का फंक्शन क्या है, कवर्स वैस्कुलर बंडल। ये लीजिए, और ये हो गई आपकी एक डाइकॉट की लीफ, टॉर्सी वेंट्रल लीफ। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, अडैक्सियल सरफेस, अबैक्सियल सरफेस, स्टोमेटा यहीं पर मौजूद है, ऊपर नहीं है। स्टोमेटा के आसपास जो खाली जगह, स्टोमेटल कैविटी हो जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से अरेंज है पैलिसेड मीजोफिल्स, और यहाँ पर इस तरीके से स्पॉन्जी मीजोफिल्स अरेंज्ड है। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट सेल्स, अंदर जाइलम भी मौजूद है और फ्लोएम भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और हाँ बीच बीच में जो खाली जगह है दैट इज एयर कैविटी। और ये थी हमारी एक डाइकॉट की स्टेम, डाइकॉट की लीफ। अब हम मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं। अगर मैं मोनोकॉट्स में बात करूं तो वहां पर आपको आइसोबाइलेटरल लीफ देखने को मिलेगी। इसका क्या मतलब है, मैंने बोला डॉर्सी वेंट्रल लीफ, जब सनलाइट पड़ी तो एक सरफेस पे तो बहुत सनलाइट पड़ रही है और एक सरफेस पे ज्यादा सनलाइट नहीं पड़ रही है। दूसरी आती है आइसोबाइलेटरल लीव्स, इस तरीके से, जैसे ये रहे। अब ये सरफेस हुआ या ये सरफेस हुआ, दोनों पर इक्वल सनलाइट पड़ने वाली है। आइसोबाइलेटरल लीफ, दोनों सरफेस पे इक्वल सनलाइट पड़ेगी, तो हम बोलेंगे बोथ सरफेसेस receives equal sunlight। अब देखो,
जिस सरफेस पे कम सनलाइट पड़ रही थी उस पर ज्यादा स्टोमेटा थे डॉर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर। लॉजिकल सी बात है, लाइट कम पड़ रही है, वाटर का लॉस कम होगा और कम वाटर लॉस में ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों सरफेस में इक्वल सनलाइट पड़ रही है तो बोथ सरफेसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहला डिफरेंस एक डाइकॉट की लीफ का और एक मोनोकॉट की लीफ का। अब हम दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। अगर मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूं तो यहां पर आपको पैलीसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल जैसा डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा। नो डिफरेंशिएशन इन मीजोफिल सेल्स, कोई डिफरेंशिएशन यहां पर नहीं है। और तीसरी मोनोकॉट लीफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है बुली फॉर्म सेल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बुली फॉर्म सेल्स। ये क्या है जरा समझिए। मोनोकॉट्स में पाई जाने वाली लार्ज एम्प्टी सेल्स, बहुत बड़ी बड़ी ये सेल्स होती हैं लेकिन खाली होती हैं अंदर से। अब होता क्या है जरा समझिए। इमेजिन करिए एक सेल के पास में या एक लीफ के बाद में बहुत सारा पानी है। तो अगर सेल के पास में, लीफ के पास में बहुत सारा पानी है तो वो पानी इन बुली फॉर्म सेल्स में भर जाता है और ये एकदम मोटी ताजी फूल जाती हैं। क्या बोल रही हूं मैं कि अगर यहां पर अगर मोर वाटर इन लीव्स है तो क्या होगा, ये सेल्स पानी से भर जाएंगे। पानी से भर गई, अगर पानी से भर गई तो ये सेल मोटी ताजी हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी। अब हुआ क्या, ये एक सेल थी, इस सेल में तुमने पानी भरते गए भरते गए भरते गए तो ये फूलता जाएगा। इसके कारण लीफ का सरफेस भी काफी ओपन हो जाता है और एक्सपोज्ड हो जाता है। क्या होगा, एक्सपोज्ड लीफ सरफेस। अब इमेजिन करिए क्या हुआ कि इन पत्तियों पर, क्या हुआ कि इन पत्तियों में पानी की कमी हो गई। पानी की कमी होगी तो ये बुली फॉर्म सेल्स अपना पानी छोड़ देंगी। पानी छोड़ देंगी तो ये इस तरीके से श्रिंक कर जाएगा और लीफ का सरफेस जो फैला हुआ था वो अंदर की तरफ कर्ल करने लग जाएगा ताकि वाटर लॉस प्रिवेंट हो सके। क्या कह रही हूं मैं, वापस से मेरी बात सुनिए। अगर लीफ के पास में अच्छे से पानी था तो ये ऐसे एक्सपोज्ड ओपन रहेगा जिसके कारण लीफ, ये इनके अंदर पानी भरा रहेगा, लीफ एक्सपोज रहेगी, प्रॉपर ट्रांसपिरेशन होगा, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज होगा। लेकिन अगर यहाँ पर पानी की कमी है तो बुलीफॉर्म सेल्स अपना पानी छोड़ देंगी, वो श्रिंक करेंगी, फ्लैसिड कहते हैं हम उसे, और उसके साथ साथ ये लीफ के सरफेस को अंदर की तरफ कर्ल करना चालू कर देंगी। उसके कारण वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाएगा। अगर वाटर स्कार्सिटी है, वाटर की कमी है तो क्या होगा, तो बुलीफॉर्म सेल्स लीव्स इट्स वाटर। पानी छोड़ दिया तो ये फ्लैसिड हो गई, पानी की कमी हो गई इनमें, जिसके कारण क्या हुआ, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स। और उसके कारण क्या होता है, फर्दर वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये बुली फॉर्म सेल्स। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर डायरेक्टली यहीं से देख लेते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया है। ऊपर की तरफ अडैक्सियल एपिडर्मिस, नीचे की तरफ अबैक्सियल एपिडर्मिस। यहाँ पर भी स्टोमेटा मौजूद है, यहाँ पर भी स्टोमेटा मौजूद है। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारी मीजोफिल सेल्स हैं,
सब की सब एक तरीके की डेंसली पैक्ड सेल्स हैं। वैस्कुलर बंडल, ये रहा मेरा जाइलम और ये रहा हमारा फ्लोएम। कवरिंग है बंडल शीट सेल से, इनकी कवरिंग होती है। और ये तो सब स्टोमेटल एक्टिविटी और ये तो मीजोफिल सेल हो ही गए। और इसी के साथ हमारा ये सिंपल सा चैप्टर भी खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है, इसके अंदर हमने बहुत जल्दी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। टिश्यू सिस्टम पढ़ा, एपिडर्मल, वैस्कुलर एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फिर हमने रूट्स पढ़ना शुरू किया, डाइकॉट रूट्स, मोनोकॉट रूट्स। स्टेम पढ़ना शुरू किया, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। लीव्स पढ़ना शुरू किया, डाइकॉट लीव्स एंड मोनोकॉट लीव्स हमने पढ़ लिए। इतना क्लियर हुआ? चलिए, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। मिलते हैं डीपीपी और उसके सॉल्यूशन में और फिर अगली क्लास में। सी यू देयर, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ वेरी हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।